नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बडिंग टीचर्स गाइड में। आज का टॉपिक है हमारा शिक्षण, व्यवसाय और कार्य संतुष्टि। तो चलिए शुरू करते हैं। द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। दिस वॉज द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ कोठारी कमीशन 1964-66। कोठारी आयोग का प्रतिवेदन इस वाक्य से शुरू होता है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है और क्लासरूम में विद्यार्थी जो नॉलेज, ज्ञान, स्किल और एटीट्यूड प्राप्त करते हैं वो देश को बनाने के लिए और देश के विकास में सहायता करता है। और यही डेस्टिनी जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है, भाग्य की बात की जा रही है, डेस्टिनी का निर्माण एक अध्यापक के बिना संभव ही नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि विदाउट अ टीचर कोई किसी देश का भाग्य का निर्माण किया जाए। बच्चों को आप लेके चल रहे हैं तो उन बच्चों को बनाने में कहीं ना कहीं टीचर का भी एक रोल होता है। कोई भी समाज अपने शिक्षकों से ऊपर नहीं जा सकता। शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षा या प्रशिक्षण देना। इसका उद्देश्य होता है बालक का संपूर्ण विकास, उसका सर्वांगीण विकास। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 के मत के अनुसार हमारे देश के लोग इस बात को मान्यता देने में बहुत धीमे रहे हैं कि शिक्षण एक व्यवसाय है। वो इस बात को मान्यता देने के लिए तैयार ही नहीं है कि शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में भी अपनाया जा सकता है, जिसके लिए अन्य पेशों की तरह गहन तैयारी की आवश्यकता होती है। अलग अलग जो पेशे हैं, प्रोफेशन है, उसकी तरह गहन तैयारी की आवश्यकता इसके लिए होती है। आप जब बीएड या कोई अन्य प्रशिक्षण ले रहे थे, उसमें जो स्किल्स को प्रैक्टिस किया जाता है, चाहे वो मैक्रो हो या माइक्रो के रूप में हो, चाहे आप वहाँ पर कितनी भी अच्छी तरह से इन सब स्किल्स को प्रैक्टिस कर लो, लेकिन सही तरीके से आप इन स्किल्स पे मास्टरी लंबे समय तक अध्यापन की प्रक्रिया, उसके प्रोसेस से गुजरने के बाद ही कर पाते हैं। हमें पता होता है कि बच्चे अलग अलग समुदाय, वर्ग और परिवार से आते हैं। बच्चों के साथ रहकर हम उनकी रुचियों, अभिरुचियों और उनकी कमज़ोरियों को, उनके मन को समझ पाते हैं। और एक शिक्षक होने के नाते आपको बच्चे के सीखने के तौर तरीके के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्लास में आ गए, कहा कि बुक खोलो, आज ये पढ़ेंगे, पढ़ लिया और चले गए। नहीं, इसमें टीचिंग में ऐसा नहीं होता। अगर आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, प्रभावशाली शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके पास बच्चों के सीखने के तौर तरीके के बारे में पता लगाने का कौशल होना चाहिए। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक कला है और इसके दो तत्व होते हैं, पाठ्य वस्तु और कक्षा व्यवहार। तो चलिए देखते हैं शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में। व्यवसाय का अर्थ होता है कार्य कौशल विशेष पर आधारित एक व्यवसाय का होना। इसको हम वृत्तिका भी कहते हैं। कहीं पे क्वेश्चन में आपको वृत्तिका पूछा गया तो आप समझ जाइएगा कि ये व्यवसाय की बात कर रहे हैं। यहाँ पर व्यवसाय को एक ऐसे पेशे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जिसके लिए विशिष्ट अध्ययन और जिस व्यवसाय की भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, आगे जाकर ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए काम आता है। इसमें उद्देश्य हमारा होता है कि एक निश्चित शुल्क, पारिश्रमिक के बदले सेवा या निर्देश प्रदान करना होता है। व्यवसाय एक विशिष्ट अध्ययन है और प्रशिक्षण पर यह आधारित होता है। और शिक्षण व्यवसाय स्वतंत्र भी हो सकता है और संस्थागत भी हो सकता है। यदि शिक्षण को एक व्यवसाय माना जाता है तो टीचर स्टूडेंट को स्वतंत्र रूप से भी पढ़ा सकता है, इंडिपेंडेंटली भी वो उसे पढ़ा सकता है, और एक संस्थागत रूप में यानी कि विद्यालय के अंदर भी वो उसे पढ़ा सकता है। चलिए आगे देखते हैं शिक्षण व्यवसाय की विशेषताएं। शिक्षण व्यवसाय की अपनी एक आचार संहिता होती है। सभी जो व्यवसाय हैं उनकी अपनी अपनी आचार संहिता होती है और शिक्षण व्यवसाय की भी अपनी एक आचार संहिता होती है। नैतिक कोड का पालन इसमें करना होता है, जिसमें टीचर को स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने कलीग के साथ उसका बिहेवियर किस तरह से वो निष्पक्ष है और किस प्रकार से वो उनके साथ बिहेव करता है आता है। इनके अलावा भी और बहुत सारी इसमें नैतिक कोड हैं जो एक शिक्षण व्यवसाय में एक शिक्षक के पास होनी चाहिए। इसमें हमारा कार्य और दायित्व विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर रहता है। हमारा दायित्व होता है कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाए। बच्चे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, और इसको अचीव करने के लिए टीचर को अपने ज्ञान को निरंतर नवीनीकृत करना ज़रूरी होता है। अगर आप पुराना ज्ञान लेके बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप कुछ नया उनको नहीं सिखाओगे। दूसरा, ये एक सामाजिक सेवा है, एक सोशल सर्विस है। शिक्षा राष्ट्र में परिवर्तन लाने का एक सशक्त माध्यम है। इसमें अध्ययन और प्रशिक्षण भी शामिल है।
कई वर्षों के अध्ययन के बाद ही आप अपने सब्जेक्ट मैटर पर एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि मैंने 1-2 साल की ट्रेनिंग ली है, मैंने बीएड किया है, 1-2 साल मैंने ट्रेनिंग ली है और मैं अब परफेक्ट हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको इन सर्विस शिक्षण के दौरान भी निरंतर प्रशिक्षण लेना पड़ता है, तो इसमें अध्ययन और प्रशिक्षण भी शामिल होता है। चौथा, यह ज्ञान के व्यवस्थित भंडार पर आधारित है। शिक्षण व्यवसाय एक क्रमबद्ध ज्ञान है जिसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक राजनीतिक पक्षों पर भी शिक्षण होता है। पांचवा है, शिक्षण व्यवसाय एक बौद्धिक कार्य है। इसमें जो अधिगम क्रियाएं हैं, लर्निंग प्रोसेसेस हैं, अप्रोचेस हैं, उसको संगठित और स्टूडेंट के इंटरेस्ट और क्लासरूम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज प्लान की जाती है, इसलिए यह एक बौद्धिक कार्य भी है। छठा, सेवाकालीन विकास को उत्पन्न करता है। ये सेवाकालीन विकास यानी कि आप अपने पूरे टीचिंग करियर में सीखते हैं। यह पूरे सेवा काल में आपके पूरे टीचिंग करियर में डेवलपमेंट को एनकरेज करता है, इसलिए ये सेवाकालीन विकास के रूप में भी जाना जाता है। सातवां, शिक्षण व्यवसाय आपको आत्मसंगठन की ओर ले जाता है। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ टीचिंग, शिक्षण व्यवसाय का विश्लेषण। शिक्षक, ये आपके रोल और क्वालिटीज़ दोनों में आता है। शिक्षक एक व्यवस्थापक के रूप में, एक सुगमकर्ता के रूप में और परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। शिक्षक की भूमिका एक व्यवस्थापक के रूप में देख लेते हैं। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट कर शिक्षक शिक्षण नियोजन यानी कि टीचिंग प्लानिंग करता है और इस टीचिंग प्लानिंग में उसके 4 सोपान होते हैं। टीचिंग प्लानिंग के 4 सोपान होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले वो नियोजन यानी कि प्लान करता है, जो भी लेसन है उसका प्लान करता है, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करता है, व्यवस्था करता है उसकी। और लीडिंग में टीचर का रोल एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। वो बच्चों को प्रोत्साहन देता है जिससे कि उसके जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं वो कंप्लीट किए जा सके, उसको प्राप्त किया जा सके। जो स्टार्टिंग में उन्होंने प्लान करते टाइम जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव बनाए थे, वो मार्गदर्शन के द्वारा वो उनको पूरा करने की कोशिश करता है। और अंत में अंतिम सोपान है इसका कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। इसमें जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं उनको देखा जाता है वो पूरे हुए हैं या नहीं, कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं, मूल्यांकन और सुधार लाने की उसमें कोशिश करता है एक टीचर। सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक को स्टूडेंट का मित्र, सहयोगी व मार्गदर्शक कहा जाता है। एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड वो छात्रों के विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। परामर्शदाता के रूप में टीचर एज अ काउंसलर, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जब बच्चे किसी चीज़ को स्वयं हल नहीं कर पाते, जब मान लीजिए आपने कोई एक बच्चों को प्रोजेक्ट दिया है या कोई असाइनमेंट आप दे रहे हैं, उसमें आप देखते हैं कि बच्चे उस चीज़ को स्वयं हल नहीं कर पाते और वे शिक्षक की सहायता लेते हैं, तो एज अ परामर्शदाता, एज अ काउंसलर आप उन बच्चों की हेल्प करते हैं। या फिर शिक्षक स्वयं छात्रों की समस्या को अनुभव करता है, उसको ऐसा लगता है कि बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करने में बच्चे की सहायता करता है। और ये सभी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब एक टीचर गुड ऑब्जर्वर हो, एक अच्छा श्रोता हो। नेक्स्ट, नीड एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स। शिक्षक के व्यावसायिक उन्नयन की आवश्यकताएं और सुअवसर। एक टीचर में कुछ इंटरनल क्वालिटीज़ होती हैं जो पहले से ही होती हैं। किसी को हम कहते हैं कि वो बॉर्न टीचर है और किसी में वो गुण विकसित किए जाते हैं, उनका डेवलपमेंट किया जाता है ट्रेनिंग के थ्रू। इंटरनल क्वालिटीज़ में जैसे आ गया निश्चय, दृढ़ निश्चय वाला नेतृत्व के गुण एक टीचर में होते हैं। प्रभावशाली उसका व्यक्तित्व होता है और दूसरों को प्रोत्साहित करना उसका नेचर होता है। जो एक्सटर्नल क्वालिटीज़ अन्य गुण हैं उनका विकास अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नीचे कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल क्वालिटीज़ दी गई हैं टीचर्स की। पाठ्यक्रम विषय वस्तु का ज्ञान उसे होना चाहिए। करिकुलम और जो उसका सब्जेक्ट मैटर है उसका ज्ञान उसको होना आवश्यक है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन दक्षता उसमें होनी चाहिए। शिक्षण कौशलों का उनको ज्ञान होना चाहिए। एक टीचर को शिक्षण कौशल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना टीचिंग नहीं की जा सकती। व्यक्तिगत गुण उसमें होने चाहिए, जैसे गुड कैरेक्टर हो गया, आदर्श वाला हो गया, नेतृत्व के गुण उसमें होने चाहिए और बौद्धिक और भावनात्मक गुण भी उसमें होने चाहिए और सामाजिक और आचार संहिता के गुण
एक टीचर में होने चाहिए। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर इन एन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि शिक्षण व्यवसाय दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो स्वतंत्र हो गया, एक संस्थागत रूप में। तो संस्थागत रूप में एक टीचर का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में जान लेते हैं। अभिभावकों से संबंध होना चाहिए, जो टीचर का रिलेशन है उनके पेरेंट्स के साथ अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन सही होना चाहिए उनका। कोई किसी बच्चे को क्लास में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई बच्चा प्रॉब्लमेटिक है, इसका कारण जानने के लिए आप माता पिता से संपर्क कर सकते हैं और दोनों मिलकर इसका समाधान भी खोज सकते हैं। दूसरा है व्यावसायिक प्रशिक्षण। एक अध्यापक को अपने ग्रोथ के लिए निरंतर प्रशिक्षण लेना ज़रूरी होता है। एक अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम रखनी चाहिए, इसके लिए वो शैक्षिक गोष्ठियों में भाग ले सकते हैं, किसी जो उनके विषय है उससे संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं या फिर दैनिक समाचार पत्र को नियमित पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नवीनतम पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं और जो रिफ्रेशर कोर्सेस हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, उसमें भी वो भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त शैक्षिक गोष्ठियों में भाग ले सकते हैं। तीसरा, प्रशासनिक उत्तरदायित्व। प्रशासनिक उत्तरदायित्व है, उसमें कई काम आ जाते हैं एक टीचर्स के, जैसे कि बजट तैयार करना, स्टोर कीपिंग, डायरी रिकॉर्ड रखना, उस डायरी में उसके करिकुलम, क्लास का टाइम टेबल, लेसन प्लानिंग की डिटेल होती है और रिमार्क है स्टूडेंट का, वो उसमें होता है। छात्रों की समस्याएं और उनका प्रगति पत्र का रिकॉर्ड उसकी डायरी में अवश्य होना चाहिए। चौथा, शिक्षक कार्य की व्यवस्था और संचालन। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर की अनुपस्थिति में जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है पूरे स्कूल का, तो अन्य शिक्षक को आपस में कार्य सौंपना चाहिए और ये आना चाहिए कि किस तरह से हमने कार्य को डिवाइड करना है, अपना काम डिवाइड करना है, जिससे कि जो शैक्षिक वातावरण है वो बन सके। समय तालिका का निर्माण, छात्रों की परीक्षा कराना, परीक्षा फल तैयार करना, गृह कार्य का मूल्यांकन और छात्रों की उनमें सहायता करना, ये शिक्षक कार्य के व्यवस्था और संचालन के अंतर्गत आता है। अन्य क्रियाकलापों में योगदान। अन्य क्रियाकलाप जो करिकुलम से हटके होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम उसको कहते हैं, तो वो भी एक शिक्षण का हिस्सा होता है, उसमें भी टीचर्स का योगदान होना चाहिए। चलिए, ये पॉइंट्स थे शिक्षण व्यवसाय के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कार्य संतुष्टि की। कार्य संतुष्टि क्या है? कार्य संतुष्टि दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्य और संतुष्टि। इस प्रकार से इसका शाब्दिक अर्थ हो गया अपने कार्य अथवा पेशे से प्राप्त होने वाला संतोष या आनंद। जो आप काम करते हो उससे आपको जो इंटरनल फीलिंग आती है, एक खुशी होती है, उसको हम कार्य संतुष्टि कहते हैं। ये एक आंतरिक गुण है, बाह्य गुण नहीं है। ये आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो बड़े बड़े पोस्ट में होने के बाद भी खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते और कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। संतोष मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दो तरीके से संतोष को हम जान सकते हैं। मनोवैज्ञानिक संतोष हो गया और एक सामाजिक संतुष्टि हो गया। और टीचिंग में कुछ ऐसे कार्य संतुष्टि के कुछ आयाम हैं, जैसे कि शिक्षक प्राचार्य संबंध हो गया, व्यवसाय संतुष्टि हो गया। आपको ये टीचिंग करना था इसलिए आप इससे संतुष्ट हैं, आपकी पहले से ही इच्छा थी इस प्रोफेशन में आने की, इसलिए आप इस प्रोफेशन से संतुष्ट हो। शिक्षक छात्र संबंध इसमें आता है, जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है उससे भी आपको संतुष्टि मिलती है। आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं उस चीज़ को, उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो इससे भी आपको अपने कार्य के प्रति संतोष होता है। और कार्य परिस्थितियाँ, जो फिज़िकल कंडीशंस हैं, उसकी वजह से भी आपकी योग्यता के अनुसार आपको कार्य दिया जा रहा है, उससे भी आपको संतुष्टि होती है। और पदोन्नति हो गया या फिर स्वतंत्रता हो गया, ये सब कुछ विमाएँ हैं कार्य संतुष्टि के। तो चलिए अब बात करते हैं शिक्षण व्यवसाय और कार्य संतुष्टि के प्रश्नोत्तर पर। सबसे पहला प्रश्न है, आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? ऑप्शन है इसमें आत्मसंतुष्टि के लिए, छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। हर किसी के लिए इस व्यवसाय को लेकर उसके अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर वैसे होगा छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए भी। दूसरा प्रश्न है, अध्यापक का प्रमुख दायित्व है ए, नियमित रूप से समय पर स्कूल आना, स्कूल के कार्यों में सहयोग देना, नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाना, या फिर बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना। वैसे ये तीनों ही
इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हमारा बच्चा होता है। तो बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना एक अध्यापक का प्रमुख दायित्व है। इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न 3, एक अध्यापक सीखता है छात्रों से, परिवार से, अध्यापन से या परिवेश से? तो एक अध्यापक अपने अध्यापन से ही सीखता है। का सही उत्तर है सी। प्रश्न 4, भारत का भाग्य निर्माण कार्य कक्षा कक्ष में हो रहा है, ये कथन था। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? प्रश्न आ सकता है। आपके ऑप्शन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर हरटॉग शिक्षा समिति। सही उत्तर है कोठारी शिक्षा आयोग। प्रश्न 5, किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति मृदुभाषी और व्यवहार कुशल हो, सुविधा संपन्न हो, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो या फिर शांत स्वभाव का और निडर हो। ऑप्शन है सी राइट। प्रश्न 6, अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? अध्यापक शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन है आपके यशपाल आयोग, राधाकृष्णन आयोग, शिक्षा आयोग या फिर कोठारी आयोग। सबसे पहले अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था। डी इसका सही उत्तर है। 7, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है, कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता या फिर ये सभी। सही उत्तर है इसका सी अध्ययनशीलता। प्रश्न 8, शिक्षण की नई नई विधियों को सफलता तथा इसके शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल करना कहलाता है। गुणात्मक उद्देश्य, नवाचार उद्देश्य, विकासात्मक उद्देश्य या फिर ये सभी। सही उत्तर होगा बी नवाचार उद्देश्य कहलाता है ये। प्रश्न 9, अध्यापन के क्षेत्र में विकास के लिए एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने किसे आवश्यक माना? सतत अध्ययन, एकाग्रता, जागरूकता या फिर कौशल एवं प्रतिबद्ध तैयारी। इसका सही उत्तर कौशल एवं प्रतिबद्ध तैयारी। आपके विचार में शिक्षा क्या है? आपने बताना है। समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, साक्षर बनाने का साधन है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है या मानव का संस्कार रूपी आवरण है? तो सही मायने में शिक्षा समाज में सुधार लाने का एक साधन और माध्यम है। सही उत्तर होगा ए। आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय है ट्यूशन के द्वारा भारी धन कमाने का, थोड़े वेतन में संतुष्ट जीवन जीने का, जीवन पर्यंत पठन पाठन का या फिर ये सभी? सही उत्तर होगा सी। शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि शिक्षण एक कला है, शिक्षण क्षेत्र बहुत व्यापक है, शिक्षण अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर आप सब मुझे बताएंगे। नेक्स्ट 13, अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होता यदि उसके अंदर अनुशासन है, उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्दी परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े, उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो या फिर ये सभी। कोई भी, चाहे वो अध्यापक हो या कोई भी प्रोफेशन वाला व्यक्ति हो, उसके अंदर वो तभी सफल हो सकता है जब उसके अंदर धैर्य हो और वो जल्दी परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े। सही उत्तर होगा बी। एनसीटीई के मानक के अनुसार शिक्षक की जिम्मेदारियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन है 5, 4, 6 या फिर 2। सही उत्तर होगा आपका 4 वर्गों में इसको बांटा गया है, जिसमें प्रथम है शिक्षक द्वारा शपथ, छात्रों के प्रति कृतज्ञता, माता पिता, समुदाय और समाज के प्रति कृतज्ञता, व्यवसाय और सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता। 15, आपको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? आपने ये बताना है। शिक्षकों से मिलजुल कर अपना काम निकालेंगे, मतलब आपको प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है, आप वहाँ पर टाइम पास करके आ जाएंगे। जितने भी दिन आपको प्रशिक्षण के लिए भेजा है, जाएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे और शिक्षकों से मिलजुल कर वापस आ जाएंगे। उसके बाद अपने अनुभव वहाँ के शिक्षकों को देंगे। शिक्षक से केवल प्रश्न पूछेंगे और शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे। प्रशिक्षण में जाने का अर्थ है कि आप वहाँ पर कुछ नया सीखेंगे, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। शिक्षण की नई नई विधियाँ वहाँ पर आप सीख के वापस आएंगे। 16, आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे, सोचेंगे कि शुरू में तो ऐसा ही होता है, सहकर्मियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देंगे, प्रधानाचार्य से निर्देश लेंगे। इसका सही उत्तर होगा ए, विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। बेशक आप प्रधानाचार्य से निर्देश ले सकते हैं और
ये भी सोच सकते हैं कि शुरू में तो ऐसा ही होता है, लेकिन आप पूरे लाइफ टाइम तक अगर ये ऐसा सोच के पढ़ाते रहेंगे कि ऐसा ही शुरू में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा गलत है एक टीचिंग प्रोफेशनल के लिए। तो आपको चाहे आप नए हो या पुराने हो, आपको अपनी विषय की तैयारी करके ही पढ़ानी चाहिए। तो विषय की तैयारी करके आप पढ़ाएंगे, ऑप्शन इसका सही होगा ए, विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। 17, वेब आधारित शिक्षक पोर्टल विकसित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? जो वेब टीचर्स के लिए शिक्षक पोर्टल खोलने की बात की थी, वेब आधारित शिक्षक पोर्टल, तो वो सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन है यशपाल आयोग, राधाकृष्णन आयोग, शिक्षा आयोग या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। सही उत्तर है डी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन। इसके अलावा आप साक्षात पोर्टल के बारे में भी देख लीजिए, मूक के बारे में देख लीजिए, मासिक ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। 18 क्वेश्चन, शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? एक अच्छी शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य, शिक्षक का शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश, या फिर शिक्षा को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना। सही उत्तर है बी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिक्षण व्यवसाय और कार्य संतुष्टि के। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इस टॉपिक में प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है।